हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। और इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सटल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे ताकि हम लोग अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड कर सकें। ये बहुत ही सटल पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ तो करते हैं इन टर्म्स को, पर इनका फिजिकल इंट्यूशन जो होता है अपने को थोड़ा क्लियर नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी हैं यहाँ पे, इनको हम लोग थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। जैसा पहला जो टर्म है प्रॉपर्टी, तो फिजिक्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस है, उसके पास पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा मास, लेंथ, चार्ज, डेंसिटी, एरिया एंड वॉल्यूम। तो कोई भी सब्सटेंस के पास जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये प्रॉपर्टी हैं उसकी, कि उसके पास क्या है। मास है, उसके पास लेंथ है, चार्ज है, डेंसिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगी प्रॉपर्टी। क्लियर। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको होता है कि ये जो डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट को, ये डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्ट को, वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? जैसा मैंने बोला मास, तो मास वो लाइट है या हैवी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। लेंथ छोटा है या बड़ा है। चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। डेंसिटी रेयर है या डेंसर है। वैसे ही एरिया लार्ज है या स्मॉल है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग देखें तो छोटा वॉल्यूम है या ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसा कलर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कलर कैसा है। टेस्ट, टेक्सचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फिनोमेना। फिनोमेना जो है कोई भी ऐसा इवेंट जो हैपन हो रहा है और वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है। समथिंग दैट हैपन्स और ऑब्जर्व्ड, या वो दोनों हो रहा हो। ठीक है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि एक पर्सन है वो भाग रहा है, तो रनिंग इज़ अ फिनोमेना। क्लियर है, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, पर ये भागना जो है वो मेज़र नहीं किया जा सकता। ये कितनी तेज़ी से भाग रहा है वो मेजर किया जा सकता है। ये भाग रहा है वो अपने को ऑब्जर्वेबल है, और कितनी तेज़ी से भाग रहा है वो मेजरेबल है। तो यहाँ पे जैसा रेनबो है, तो रेनबो दैट हैपन्स या ऑब्जर्व्ड, तो रेनबो का बनना हैपन है और वो हैपन्स और दिख भी रहा है वो। इवेपोरेशन, ऑसिलेशन, लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेबल है, हैपन भी हो रहे हैं। ओके। तो ये सटल पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों को इंट्यूटिवली अपने माइंड में रखना है टू विजुअलाइज। आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो यहाँ पे देखो, तो प्रॉपर्टी अभी हमने देखा, प्रॉपर्टी जो होगा वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। यहाँ पे हमने देखा सब्सटेंस हैज़, और फिनोमेना जो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और फिनोमेना दैट कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी और फिनोमेना, जैसा कुछ भी हो रहा है, जैसा मान लो कि एक पार्टिकल है, उसने कुछ लेंथ कवर किया। ठीक है। तो ये दिख रहा है ना कि ऑब्जर्वेबल है, तो ये फिनोमेना हुआ कि लेंथ कवर हुआ। और वो लेंथ किस में कवर हुआ, तो हम लोग उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे। जैसा मान लो मैंने बोला 5 मीटर, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये लेंथ हो गया मीटर में। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास है, तो मास है, तो जैसा मान लो मैंने लिखा 10 kg, तो हमने उसको वैल्यू दिया न्यूमेरिकल, और केजी हो गया उसके पास यूनिट। तो ये प्रॉपर्टी हो गया किसी बॉडी का, या ऐसा कोई इवेंट जो हो रहा हो, जो ऑब्जर्व किया जा रहा हो। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारा लेक्चर का बिल्टअप सेट हो गया है, बिल्टअप हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं टर्म्स पे। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। इनमें जो पहला कैटेगरी है वो है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। ओके।
अब इनको हम डिस्क्राइब करने से पहले कुछ हम फिजिकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद वापस से हम लोग इन टर्म्स पे आएंगे। जैसा मान लो यहाँ पे हमने दो सिचुएशन लिया है, ए और बी। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। सपोज एक आदमी है, इधर फोर्स लगा रहा है और एक इधर से ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन। अब मेरा नेचुरल इंट्यूशन क्या बोलता है कि ये ब्लॉक ना तो ये 4 के अलोंग जाएगा, ना तो ये 3 के अलोंग जाएगा, मतलब इसका कुछ एक इस तरीके से लाइन ऑफ मोशन होगा। ये मुझे देख के लग रहा है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर ये 4 न्यूटन इधर है, इधर 3 न्यूटन, तो ये ना तो 3 को अप्रोच करेगा, ना तो 4 की तरफ में ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा पहला एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक लिए, पार्टिकल लिया हुआ है ए और बी। अब यहाँ पे जो बी है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है और ए जो है वो क्लॉकवाइज मोशन में है। अब इनको हमने देखा कि बी जो है वो पॉइंट पी पे गया और ए जो है वो पॉइंट क्यू पे आया। तो अगर हम इनके एनालिसिस को देखें तो इनका पाथ लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है। ध्यान से देखो, अगर इनके पाथ लेंथ को आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो दोनों का पाथ लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों ने 90 डिग्री का क्वाड्रेंट कवर किया हुआ है। ये जो सेक्टर है वो 90 डिग्री का कवर किया हुआ है। ओके, तो दोनों का पाथ लेंथ सेम है। अब यहाँ पे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। हाउ मच लेंथ कवर्ड। तो यहाँ पे अगर इस सवाल में देखें तो हाउ मच लेंथ कवर्ड मतलब दोनों का जो लेंथ कवर्ड है वो जो है वो सेम है। पर मैं बोलूँ कि वेयर दे हैव रीच्ड, क्या दोनों ने सेम लेंथ कवर किया गया? तो इन दोनों आंसर में अगर आप देखो तो एक में आपको डायरेक्शन की डिमांड है और दूसरे में डायरेक्शन की कोई डिमांड नहीं है। अगर डायरेक्शन का डिमांड है और दूसरे में डायरेक्शन का डिमांड नहीं था, जैसे मैंने बोला कि कहाँ पहुँचा, अगर मैं कहाँ पहुँचा इस बात में मुझे बताना पड़ेगा। इसमें फिजिक्स डिमांड कर रहा है डायरेक्शन का। कितना चला, इसमें कोई भी डायरेक्शन का डिमांड नहीं है। यहाँ पे दोनों का पाथ लेंथ सेम है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर्ड किया, पर दोनों अलग अलग जगह पे पहुँचे। यहाँ पे मैं बोलूँ कि किधर चला, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन की डिमांड कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल किधर चलेगा। अब इन दोनों जो एनालिसिस को हमने देखा, इसको हम लोग ओवरलैप करेंगे यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं भाई कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने 3 कैटेगरी लिया हुआ है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। जब भी फिजिक्स केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगा, केवल मैग्नीट्यूड का डिमांड हो, तो हम लोग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन का डिमांड हो रहा है फिजिक्स में तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर को हम लोग या स्केलर है या टेंसर क्वांटिटी, ये तीनों हम लोग मेज़र कर रहे हैं। अगर मुझे मेज़र करना है डायरेक्शन का केवल डिमांड नहीं है तो स्केलर है, और अगर डायरेक्शन का डिमांड है तो वो क्वांटिटी जो फिजिकल है वो वेक्टर है। इसके बाद ये जो तीसरी कैटेगरी होती है टेंसर, इसमें बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पर हम लोग अपने सिलेबस में इनको स्केलर ट्रीट करने वाले जो भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। आगे के चैप्टर्स में हम इन टर्म्स को देखेंगे और हम लोग इनको प्योरली टेंसर कंसीडर करके हम लोग करेंगे। क्लियर है? अज्यूम करके इनको करना है। क्यों करना है उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम लोग वेक्टर एडिशन को हम लोग पढ़ लेंगे कि भाई वेक्टर एडिशन के दो लॉ हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो हम लोग इस पॉइंट को कवर करेंगे कि हम लोग जो हमारे सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं, टेंसर के जो टर्म्स हैं यहाँ पे, इन सारे फिजिकल फिनोमिनास को हम लोग स्केलर ट्रीट करके करेंगे। ओके, तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसमें अपने को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो स्केलर है। मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन की डिमांड है मेज़र करने के लिए, मेज़रमेंट का मतलब है कंपैरिजन, जैसा हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इनके लिए अगर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो वेक्टर है। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। मैंने बोला कि कितना चला, इसमें कोई भी डायरेक्शन की डिमांड नहीं है, पर मैंने बोला कहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। बाय डिफ़ॉल्ट है कहाँ पहुँचा मुझे बताना है, पोजीशन मतलब डायरेक्शन की डिमांड है।
स्पीड मतलब कितनी तेज़ी से भाग रहा है। वेलोसिटी है कि कितनी तेज़ी से पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे टाइम है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि कितनी कॉम्पैक्ट या कितनी दूर दूर चीज़ें रखी हुई हैं। टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, मास, ये सारे जो टर्म्स हैं ये हम लोग देखेंगे स्केलर है, क्योंकि इनमें से किसी के लिए भी डायरेक्शन की डिमांड नहीं है। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, वो होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये रैंडम मूव कर रहे हैं। अब इनके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसको मेज़र करना है। अगर उसको मुझे मेज़र करना है तो हर मॉलिक्यूल को पकड़ के तो हम लोग उनके काइनेटिक एनर्जी को मेज़र कर नहीं सकते, क्योंकि मिलियंस ऑफ इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग इसका एक अल्टरनेट या इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर स्केल पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे उसकी एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और उस एनर्जी के इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो एनर्जी मेजर करने के लिए मुझे कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो टेम्परेचर जो होगा वो स्केलर हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम लोग इन टर्म्स को कवर करते जाएंगे कि क्यों स्केलर है और इधर जो क्वांटिटीज़ मेंशन है वो वेक्टर क्यों है। अभी क्या रखना है कि अगर वेक्टर उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे जिनमें डायरेक्शन की डिमांड है। ओके, अब आ जाते हैं हम वेक्टर पे। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक आदमी फोर्स लगा रहा है। अब मुझे बताना है कि हाउ टू शो फोर्स बाय मैन ऑन ब्लॉक। मान लो यहाँ पे ये इंसान इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। अब मैंने बोला कि मैन इज़ पुशिंग अ ब्लॉक रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इंसान इस पर फोर्स लगा रहा है। तो मुझे अगर इस फोर्स को दिखाना है तो मैं एक एरो बनाऊंगा, इसका ये हेड है और इतना ये जो फोर्स लगा ये मैंने दिखा दिया कि भाई ये इंसान है, ये इंसान ने फोर्स लगाया और उसके लिए मैंने एक एरो बना दिया। ओके, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर मान लो हमारे पास सिचुएशन में है कि यहाँ पे सेम ब्लॉक है, एक में हमने टास्क असाइन किया ए को फोर्स लगाने के लिए और दूसरे में हमने बोला बी को फोर्स लगाने के लिए, और अज्यूम कर लेते हैं कि ए ने जो फोर्स लगाया वो ज़्यादा लगाया है और बी ने कम फोर्स लगाया है। अब मुझे दोनों को शो करना है, तो यहाँ पे शो करने के लिए क्या होगा, क्योंकि ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो उसके लिए हमने कन्वेंशन क्या लिया कि लेंथ को यहाँ पे एरो का जो लेंथ है उसको हमने बड़ा बनाया और बी का फोर्स कम है तो उसके लिए हमने एरो का लेंथ कम बनाया। और यहाँ पे ये जो हेड है इसको हमने मेंशन कर दिया कि फोर्स जो है ये इंसान राइटवर्ड लगा रहा है, बी भी इस पे राइटवर्ड लगा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें तो दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है और एक का फोर्स, जिसका फोर्स ज़्यादा था उसके लिए ए के लिए हमने इस एरो का लेंथ ज़्यादा बनाया और बी के लिए हमने कम बनाया। मतलब यहाँ पे जो फोर्स था उसके लिए मैंने एक एरो बनाया दिखाने के लिए। ओके, मुझे अगर कोई क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके लिए मैंने लेंथ ज़्यादा बनाया। जैसे यहाँ पे फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, जो फोर्स लगा यहाँ पे ज़्यादा है तो उसके लिए मैंने लेंथ ज़्यादा बनाया और कम है तो उसके लिए लेंथ मैंने छोटा बनाया। अब पॉइंट क्या है कि जो वेक्टर है, वेक्टर, ये जो फोर्स लगाया ना इंसान ने, उसी को हमने एक विजुअलाइजेशन के तौर पे हमने एक एरो बना दिया कि भाई देखो ये फोर्स है। अब वो फोर्स कितना लगा रहा है वो मुझे बताना है कि फोर्स कितना लगाना है, लगाया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कन्वेंशन यूज़ किया कि मैं एक एरो बना दूंगा और इस एरो में जो इसका लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यूज़ बताएगा और ये जो हेड है वो डायरेक्शन बताएगा। एज सिंपल एज दैट। तो वेक्टर जो क्वांटिटी है इसमें हम लोग एक एरो बनाएंगे, इस एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन मीन्स एंगल, और इसका ये जो लेंथ है, जैसा ये जो पीछे का पॉइंट है इसको हम लोग टेल बोलते हैं और एरो का ये जो कैप लगा हुआ है इसको हम हेड बोलते हैं। तो इस टेल से इस हेड पॉइंट के जो सेपरेशन है इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ एरो बोलेंगे। और ये जो हेड है ये जो डायरेक्शन बताएगा एंगल। ओके,
अब जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा मान लो कि फोर्स है, फोर्स लगा, फोर्स को हमने बोला वेक्टर। क्यों बोला, इंट्यूटिवली देखते हैं, जो कि हमने एक्सप्लेन भी किया था। इधर 4 न्यूटन लगा है, 3 न्यूटन। अब मैंने पूछा किधर चलेगा, तो इधर इसका लाइन ऑफ मोशन होगा। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन एसोसिएट हो रहा है, इंट्यूटिवली सोच सकते हो आप। ओके, तो आ जाते हैं पॉइंट पे हम, कि अगर मान लो मुझे बताना है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कैसे एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसा मान लो कि मैंने कुछ लिखा कि क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, उसको डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं उस क्वांटिटी को बोल्ड लेटर से लिखूँगा, या उस क्वांटिटी के ऊपर मैं एक एरो लगा दूंगा। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी जो है वो फोर्स है। जैसा मान लो, या सॉरी वेक्टर है। जैसा मान लो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो मुझे उसके ऊपर एक क्या बना देना है, एरो। इससे ये पता चल जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेक्टर है। क्लियर है। अगर मैंने नॉर्मल लिखा मतलब कि ये स्केलर है, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो एरो का जो लेंथ है ना, एरो का लेंथ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग बार बार टर्म बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल क्या होगा, ये जो वेक्टर लिखा था, वेक्टर के लिए नॉर्मल हमने ऐसे लिखा, तो ये है, इसके अंदर अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, और केवल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी उसको दिखाना हो तो हम लोग उसको सिंपल ए लिखेंगे, या इस वेक्टर ए के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। और केवल हमने ऐसे लिखा है तो ये सिंबल ऑफ वेक्टर है। तो वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और एरो का हेड जो है वो डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मान लो कि एक फोर्स है, इसका 10 न्यूटन का है, तो 10 न्यूटन के लिए मैंने बड़ा लाइन बनाया, ये जो लेंथ है इसको मैंने बड़ा बनाया। दूसरा है F2 जिसका लेंथ है 8 न्यूटन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, मुझे लेंथ लिखना है तो मैं दोनों तरफ मॉड लगा दूंगा, तो ये 10 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। ये लेंथ लिखने का तरीका है इस तरीके से। अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक का लेंथ ज़्यादा है और एक का लेंथ कम है, और दोनों एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका डायरेक्शन जो है वो सेम है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। फिलहाल में देखो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। इसको मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इनमें F1 का लेंथ ज़्यादा है, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा लगा हुआ है। और बार बार मैंने फिजिक्स में यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन लिया, मैंने फोर्स को दिखाया हुआ, तो जरूरी नहीं कि वेक्टर केवल फोर्स ही है। क्लियर है। बस ये हम लोग इलस्ट्रेशन ले रहे हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है मतलब फोर्स F1 ज़्यादा है और F2 की वैल्यू कम है। अब आ जाते हैं भाई मेथड ऑफ डायरेक्शन, मेथड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे एक वेक्टर ए है, अब इसका मुझे डायरेक्शन बताना है। तो जब भी किसी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन बताना होगा तो सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि रेफरेंस लाइन क्या है, क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसके पास लेंथ है, मैग्नीट्यूड है और उसके पास हेड जो कि डायरेक्शन है। डायरेक्शन बताने के लिए मुझे हमेशा क्या पूछना है, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन तीन तरीके से होंगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगा जैसे यहाँ पे लिया, या तो वर्टिकल होगा, या तो इंक्लाइंड होगा। तो सबसे पहले वेक्टर शो करने के लिए मुझे लेंथ तो पता है, पर डायरेक्शन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस लाइन। इस पर्टिकुलर केस में ये वेक्टर ए है, अगर रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वेक्टर लिया हमने, सेम लेंथ और डायरेक्शन, पर इस बार रेफरेंस लाइन हमने वर्टिकल लिया, तो वर्टिकल से एंगल बीटा है, तो इस बार हम बोल सकते हैं कि एरो का हेड जो है वो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड से एंगल थीटा है, मतलब इस बार सेम जो वेक्टर है वो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर सेम है, हमने देखा वर्टिकल से इसका बीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा है और इंक्लाइंड से एंगल इसका थीटा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है किसी भी वेक्टर का, एंगल, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, एंगल, ये सब कह लो सिनोनिम्स हैं, मतलब एक ऐसा सिनोनिम्स की तरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा देखेंगे रेफरेंस लाइन, और ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। बताने के लिए तो वेक्टर का लेंथ है और डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या पूछना है, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन कितनी होंगी,
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। ये कुछ भी इंक्लिनेशन हो सकता है, कुछ भी इंक्लिनेशन, अपने को घबराना नहीं है। ओके, तो वेक्टर में कितनी बातें होती हैं, लेंथ होता है और डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताने के लिए अपने को क्या पूछना है, हमेशा पहला सवाल होना चाहिए रेफरेंस लाइन क्या है। ओके, तो ये होता है मेथड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आगे जो कॉन्सेप्ट कुछ यूज होते हैं, एजोमुथल एंगल बोलते हैं इनको। इसमें क्या होता है, तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ये एक प्लेन में होते हैं। अगर ये टर्म ना समझ में भी आए तो समझ लेना कि एक प्लेन में क्या, इसको समझो कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, और नॉर्थ को आपको इस स्क्रीन के अंदर एज्यूम करना है और साउथ को स्क्रीन के बाहर एज्यूम करना है। ये एक प्लेन में होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ना कि ये ऐसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, पर एक प्लेन में होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ना कि ये वाली लाइन नहीं लेनी है। तो ये एक प्लेन में है, ठीक है। इनको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि ये वर्टिकल है, पर एक्चुअल में इस नॉर्थ को स्क्रीन के अंदर लेके आना है और साउथ को बाहर लेके आना है। अब जो ईस्ट की तरफ में एंगल होगा उसको हम लोग ईस्टवर्ड बोलेंगे, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। और अगर इनके बीच में कोई भी इस तरीके से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसका एंगल दिया, अगर ये 45 है तो इधर से ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो यहाँ पे रेफरेंस हम लोग वर्टिकल लाइन को कंसिडर करते हैं। और नाम कैसे लिखेंगे, नॉर्थ, उसके बाद प्रेफरेंस बोलेंगे ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसको बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से एंगल 45 है। तो रेफरेंस लाइन हम लोग वर्टिकल को कंसिडर करते हैं। यहाँ से ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये 45 है और दोनों तरफ से प्रेफरेंस हम लोग साउथ को दिया, तो साउथ वेस्ट, ये कन्वेंशन यूज होता है। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस साउथ को साउथ ईस्ट। ओके, ये हमारा था एजीमुथल एंगल का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल यहाँ पे या तो ईस्टवर्ड होगा, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड होगा, या 45 डिग्री पे होगा। जैसा मान लो मैंने बोला 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे जो ऑफ लगा है ना, ये रेफरेंस लाइन को बताता है। मतलब यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या है, ईस्ट। तो कितना चलना है, 30 डिग्री किधर को चलना है, नॉर्थ को, और चलना कहाँ से, ईस्ट से। तो यहाँ पे ऑफ ईस्ट बताता है रेफरेंस लाइन। जैसा एक और इलस्ट्रेशन मैंने लास्ट, ये 2 इलस्ट्रेशन है, इतना ही हम लोग लेक्चर 1 में कवर करने वाले हैं। जैसा यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन 3rd है, यहाँ पे मैंने बोला 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब मुझे चलना है 30 डिग्री, किधर चलना है, ईस्ट के तरफ। ऑफ नॉर्थ मतलब रेफरेंस लाइन कौन है, नॉर्थ। नॉर्थ से कितना चले, 30 डिग्री, किधर को चलना है, ईस्ट को। वैसे ही मैंने बोला 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब यहाँ पे रेफरेंस लाइन हो जाएगा साउथ, वहाँ से कितना चलना है, 50 डिग्री, किधर को चलना है, वेस्ट को। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने टर्म्स देखे, फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं, और हमने देखा कि ये जो कैटेगराइजेशन है स्केलर, वेक्टर और टेंसर का, तो अगर केवल मुझे मैग्नीट्यूड का डिमांड है तो स्केलर है, डायरेक्शन का डिमांड आया साथ में मैग्नीट्यूड के तो वेक्टर है। ये हम लोग इसको, ये हमारा हायर स्टडीज़ में होता है, पर हमारे सिलेबस में जो भी है टेंसर क्वांटिटीज़, उनको हम लोग स्केलर ही ट्रीट करेंगे। और ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने के बाद। ओके, तो हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। जैसा मान लो मैंने बोला कि एक इंसान है, वो किसी एक पॉइंट से 10 मीटर गया, तो मुझे 10 बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए, और कितना है, किधर है, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन, तो उसके लिए मैंने एरो यूज़ किया। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर है या नहीं, उसके लिए हम लोग सिंबल दे देंगे उसके ऊपर, या तो
एरो लिख देंगे या तो उसको बोल्ड लेटर से, क्योंकि कॉपी में बार बार इस तरीके से बोल्ड लेटर बनाना टीडियस टास्क होगा, इसके लिए सिंपली हम लोग ऊपर में एरो बता देते। अब ऐसे लिखा हुआ है मतलब कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और ऐसे लिखा है मतलब हम लोग केवल लेंथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने एजीमुथल एंगल का कॉन्सेप्ट देखा। तो होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।